हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों का लेना लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने चैप्टर 1 जो पढ़ना है, जिसके अंदर मेन बेसिकली दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या हम इसमें पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को कह लेंगे कि शॉर्ट वर्ड्स में पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है। आगे इसी के टॉपिक्स को हम फर्दर यूनिट वाइज आगे डिस्कस भी करेंगे मज़ीद अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ा मेन इसका लिखा है कि इधर इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले तो आ जाता है जी व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मेन सुना होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। तो एक डेफिनेशन आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसा प्रोग्राम, या दूसरे वर्ड्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से रिलेटेड होगा, जस्ट जिसका काम मेन क्या है कि जिसने सिर्फ सिस्टम को हैंडल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरेक्शन का ज़रिया बन रहा है, इसको हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देंगे या सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देंगे। ठीक है, अब इसका मेन मकसद क्या है, हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। अब देखें, मैं यूज़र हूँ, अगर मैंने यहाँ से कोई भी चीज़ ओपन करनी है, जैसे बेसिकली ये जैसे मेरे पास बुक की थी, या मैंने ये आइकन को ही प्रेस किया है, तो यहाँ पे अब मुझे जैसे ही मैंने किसी बटन को क्लिक किया, ये गई रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। मतलब मैंने एक कीबोर्ड के थ्रू या किसी पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू मैंने टच किया और वो रिक्वेस्ट गई ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और उसके बाद उसने उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या किया, उसका रिस्पॉन्स दे दिया। अब मेरे पास सामने है कीबोर्ड, मतलब हार्डवेयर, और मैं एक यूज़र हूँ, और मैंने इंटरेक्शन किया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल्स क्या है? एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। अब कन्वीनियंट के लिहाज से अगर हम इसकी बात करें, तो कन्वीनियंट का मतलब क्या होगा कि यूज़र के लिए इजीली हो, कि यूज़र के सामने, जिस तरह मेरे सामने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मुझे इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा आइकन किस चीज़ के लिए है, और मैं उसको उसके थ्रू क्या इंटरेक्शन कर रही हूँ। ठीक है, और सेकंड नंबर पे इसका मेन क्या होना चाहिए, एक तो कन्वीनियंट होना चाहिए, दूसरे वर्ड्स में इफ़िशिएंट मैनर, मतलब इसकी जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिस्पॉन्स करे, बहुत फास्टली रिस्पॉन्स करे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इसको हम मेन 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप मेन टेंजिबल पार्ट्स भी कह सकते हैं, या आप इसको कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। इन रिसोर्सेज में सीपीयू भी हो सकता है, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ये सारे क्या है हार्डवेयर के अंडर आते हैं। क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जो इंटरेक्शन करवाता है यूज़र की और हार्डवेयर की आपस में। देन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर एंड्रॉयड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ही नहीं है, तो आप जैसे ही उसको ऑन करेंगे वो दोबारा से ऑफ हो जाएगा। इट्स मीन कि किसी भी सिस्टम के लिए वहाँ पे मस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, जो आपके पूरी की पूरी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है और उसके सारे टास्क को कोऑर्डिनेट्स कर रहा है कि कौन सा टास्क किस टाइम पे परफॉर्म होगा, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, आया कि अगर मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस है तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो ये सारे काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। देन उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब जिस तरह मैंने अपने सामने ओपन किया हुआ है पावर पॉइंट,
तो मैं एक कीबोर्ड हार्डवेयर को भी यूज़ कर रही हूँ और मैंने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी ओपन किया गया है और मैं यूज़र भी हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। Defines the way in which the system resources are used to solve the computing problems of the user। एप्लीकेशन प्रोग्राम या अगर हम सॉफ्टवेयर की मेन डेफिनेशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई ना कोई कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिस तरह एग्जांपल में दिया गया है वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस एक्सेट्रा। उसके बाद यूज़र कोई मशीन भी हो सकती है, पीपल भी हो सकते हैं हम, या कोई भी कंप्यूटर भी हो सकता है। आगे एक डायग्राम में इसको शो किया गया है, इसके कंपोनेंट्स को। अब ये देखें, यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आ रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जिस तरह अब यूज़र्स हैं, एक यहाँ पे 1 से लेकर n तक यूज़र जो हैं वो कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन प्रोग्राम, या जिस तरह कह लें कि मैंने पावर पॉइंट को यूज़ किया और मैंने यहाँ पे किसी भी बटन को क्लिक कर दिया। जब बटन को मैंने क्लिक किया तो वो गए फ़ौरन से रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ये मैंने बटन को क्लिक किसके थ्रू किया है, हार्डवेयर के थ्रू। ठीक है, तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, हार्डवेयर से जो भी इंटरप्ट इन्वॉल्व हो रही है या जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो इसने हैंडल करना है, कोऑर्डिनेशन करनी है सारे के सारे टास्क को। देन व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू। अब सबसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, या मेन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म क्या करे। एक तो ये कन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब यूज़र के लिए इजी हो, इजी ऑफ यूज़ एंड गुड परफॉर्मेंस। डोंट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पर उन्होंने कहा अभी हम बात नहीं करेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन से मुराद है कि अगर एक सीपीयू है हमारे पास, कीबोर्ड है या आईओ डिवाइसेस हैं, उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स, इवन के सीपीयू भी वहाँ पे आइडल ना बैठा हो, तो इसको कहा जाता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो पहला फंक्शन तो मेन हो गया कि कन्वीनियंस होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात की गई है बट शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम। अगर आप तो सिंपल एक पीसी को यूज़ करें, आप उसके सिंगल यूज़र हैं, तो देन हम उसको एक सिंगल प्रोसेसर भी कह सकते हैं, सिंगल सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर एक ऐसा सिस्टम आता है, जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं मेन फ्रेम की या मिनी कंप्यूटर की, वहाँ पे एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, तो उस सिस्टम को हम शेयर्ड कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो पहले ये पॉइंट में रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं बात की गई क्योंकि जब एक पर्सन होगा, उसका एक पीसी होगा, वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी उसी के होंगे। जब वो रिसोर्सेज सारे उसी के होंगे तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यूटिलाइजेशन वहाँ पे बहुत कम होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं शेयर्ड सिस्टम की, तो वहाँ पे 10 पीसी हैं, 10 यूज़र्स हैं, सॉरी, तो 10 यूज़र में से अब एक सीपीयू है हमारे पास, तो 10 यूज़र्स को हर 10 मिनट के बाद या हर 10 सेकंड के बाद सीपीयू चाहिए होगा। अब देखें, जैसे मैं एक यूज़र हूँ, आप एक यूज़र हैं, तो मैंने कोई टास्क परफॉर्म करना है, मैंने भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है सेम टाइम पे, आपने भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है सेम टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होगा, किसी एक को वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपके सीपीयू को किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे हर टाइम पे कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ रही होगी। लेकिन अगर हम सिंगल सिस्टम की बात करते हैं, वो सिर्फ आपका ही सिस्टम है, सिर्फ आप ही उसके यूज़र हैं, तो देन वहाँ पे मे बी आपका सिस्टम यूनिट आइडल बैठा हुआ। देन बात करते हैं handheld computers are resource poor, optimized for usability and battery life. Some computers have little no user interface. कुछ सिस्टम या कंप्यूटर्स के अंदर उन्होंने कहा कि हो सकता है बिल्कुल ही यूज़र इंटरफेस ना हो, या हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना सपोर्ट कर रहा हो, बल्कि सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप लोगों को ये पता होगा कि आपको सामने आइकन्स नज़र आ रहे हैं,
तो आप क्या ये आइकन्स की मदद से इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। लेकिन अगर हम कमांड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये एक आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ अपनी एड्रेसेस दूंगी, एक कंप्लीट पाथ दूंगी, जस्ट लिखूंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस की तरफ चले। यहाँ मेन उन्होंने कहा है ओएस का काम है रिसोर्स एलोकेटर का। मतलब अगर हम शेयर्ड की बात कर रहे हैं, शेयर्ड सिस्टम की 10 यूज़र्स हैं तो वहाँ पे एक प्रिंटर है, तो उस एक प्रिंटर को अब 2 यूज़र्स को उस एक प्रिंटर की ज़रूरत है, तो वो रिसोर्स इस वक्त कौन से यूज़र को दिया जाएगा ये डिसाइड करना है रिसोर्स एलोकेटर ने। रिसोर्स एलोकेटर यहाँ पे कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज ऑल रिसोर्सेज, डिसाइड बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर इफिशिएंट। मतलब अगर वहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपस में सेम टाइम पे उनकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वहाँ पे ओएस डिसाइड करेगा कि किस यूज़र्स को इस टाइम पे रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, ओएस इज़ अ कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट। उसके अलावा इसका मेन टास्क क्या है, सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करना कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रही, या फिर अगर कोई वायरस वगैरह एंटर हो रहा है, या आपके सिस्टम की जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रॉपरली हो रही है, तो वो उसको भी चेक करेगा। देन है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल ले लें कि एक वेंडर है, उसने कोई चीज़ किसी पर्सन को दी है, तो फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाला जो भी वेंडर है उसने आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा। बेसिकली वेंडर ने जो जो फंक्शंस उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखे होंगे वही वो टास्क को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे बात की गई है कर्नल की। कर्नल को हम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं बोल सकते, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट जो होगा उसको हम कर्नल बोल सकते हैं। मतलब जो मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट जो है या मेन कोर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो ऑल द टाइम आपके सिस्टम या आपके रैम में मौजूद रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट, उसको कर्नल बोला गया है। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल। एवरीथिंग एल्स इज इधर अ सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर स्टार्टअप, अब यहाँ पे बात की गई है कि जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में आया है वो किस तरह से आएगा। जिस तरह आप लोग विंडो कर लेते हैं तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो आपकी क्या है, हार्ड डिस्क के ऊपर आपने उसको स्टोर किया हुआ है। लेकिन जब भी आप ये बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, बूटिंग प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस तरह अगर हम सिस्टम को ऑन करके ऑफ करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो इसको हम क्या है, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका लोड होता है रैम में वो कब होता है, जब बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। जिस तरह आप सिस्टम को ऑफ करके ऑन करते हैं तो थोड़ी देर जो लोडिंग हो रही होती है, तो बेसिकली वहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट जो होता है, कुछ हार्ड डिस्क के ऊपर सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा रोम के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे बात की गई, टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और ईपी रोम, जनरली नॉन एज फर्मवेयर। अब जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी उसको लोड कर लिया जाएगा हार्ड डिस्क से, लेकिन बाकी सारे के सारे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे रहेगा। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी उसको वैसे वैसे हम इनिशियलाइज करवाते जाएंगे अपनी रैम में, तो टाइम के साथ साथ। लेकिन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट जो है कर्नल, वो बूटिंग प्रोसेस में आपकी रैम में जाके इनिशलाइज हो जाएगा। जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करेंगे तो वो आपका कर्नल वहाँ पे डी एलोकेट हो जाएगा आपकी रैम में से। ये समझ लग गई आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देन है कंप्यूटर सिस्टम
ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम का मेन एक आर्किटेक्चर टाइप बताया गया है। वन और मोर सीपीयू डिवाइसेस कंट्रोल। अब आप लोगों को पता है कि हमारे सिस्टम की जितनी भी डिवाइसेस साथ अटैच होती हैं, जो भी डाटा इंटरनली तौर पर कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो एक बसेस उसके लिए यूज़ की जाती हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है, जिस तरह पॉइंटर, एमोनीटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क, इन सब को एक ये बस के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम है पूरा और इसको कनेक्ट किया गया है एक बस के थ्रू, और ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये आपस में एक मेमोरी को शेयर कर रही हैं। ठीक है, IO devices and the CPU can execute concurrently. Each device control is in charge of a particular device type. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर डिवाइस के लिए उसका कोई ना कोई कंट्रोलर होगा, उसका ड्राइवर होगा जो उसका टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। अब हर डिवाइस कंट्रोलर का उनका अपना कोई ना कोई बुफर होगा जहाँ पे उससे रिलेटेड उसकी चीज़ें स्टोर होगी। जिस तरह प्रिंटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एक डिवाइस है और उसका जो ड्राइवर या कंट्रोलर होगा उसका अपना एक बुफर होगा। जिस तरह मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स की कमांड दी है प्रिंटिंग के लिए, अभी जो करंटली प्रिंटिंग हो रही है वो डॉक्यूमेंट 1 की हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 इसमें से जो रह गए हैं प्रिंटिंग के लिए वो बुफर में जाके उसकी सारा जो डाटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो हर डिवाइस कंट्रोलर के साथ उसका कोई ना कोई अपना लोकल बुफर भी होगा। अब यहाँ पे एक बात की गई है इंटरप्ट की। इंटरप्ट जिस तरह मैंने ये विंडो ओपन की है, जैसे ही मैं किसी नई चीज़ की तरफ जाती हूँ, ये मैंने एक विंडो ओपन कर ली है, तो मैंने क्या किया है, पावर पॉइंट वाली विंडो को इंटरप्ट कर दिया है। किसने इंटरप्ट किया है? ये एक्सप्लोरर की विंडो ने। ठीक है, तो जब कोई यूज़र किसी काम को इंटरप्ट कर देता है या कोई किसी प्रोसेस को रोक देता है, कोई नया प्रोसेस आके, तो इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। हमने कहा कि डिवाइस कंट्रोलर का मेन काम क्या है, इन्फॉर्म सीपीयू दैट इट हैज़ फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट। डिवाइस कंट्रोलर का मेन टास्क क्या है कि वो सीपीयू को इन्फॉर्म भी करेगा। किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगा कि जो इंटरप्ट अकर हुई थी अब उसका टास्क परफॉर्म हो गया है। जिस तरह हमने प्रिंटर की बात की थी, अब प्रिंटर का जो कंट्रोलर है, एक उसने प्रिंटिंग कर ली, फ़ौरन से दूसरी कोई कमांड आ गई, तो दूसरी वाले ने इंटरप्ट कर दिया फर्स्ट वन को। तो जैसे ही दूसरी की प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसने सीपीयू को इन्फॉर्म कर देना है कि जो इंटरप्ट आई थी मेरे पास, अब वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है, अब सीपीयू किसी और प्रोसेस के पास जा सकता है। कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट। चाहे इंटरप्ट की अगर किसी को नहीं समझ लग रही तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इंटरप्ट वेक्टर की बात की गई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरप्ट वेक्टर की। इंटरप्ट वेक्टर क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में कोई 2-3 प्रोसेस सेम टाइम पे चल रहे हैं या कोई नया प्रोसेस आ रहा है, तो वो सारे की सारी इंटरप्ट्स जो होती हैं एक टेबल के अंदर स्टोर हो जाती है। मतलब जो वेटिंग प्रोसेस है वो एक टेबल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिसको इंटरप्ट वेक्टर टेबल बोला जाता है। इसके अंदर हर एक, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक टेबल अगर हम ड्रा करें, ये अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हमने एक टेबल को ड्रा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब जो भी कह लें आपने डाटा एंटर करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ए इंटरप्ट थी, एक बी थी, ये इस पूरे टेबल को मैं एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल बोल रही हूँ, ठीक है। ये उन इंटरप्ट्स के मैंने कोई नाम दे दिए हैं XYZ, और इनके इक्विवेलेंट कोई ना कोई एड्रेस साइन होगा हर एक इंटरप्ट का।
तो ये इनके जो एड्रेसेस हैं इनको हम बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है, विच कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ ऑल द सर्विस रूटीन्स। अब सर्विस रूटीन्स क्या है, जैसे ही कोई ना कोई इंटरप्ट आपके सिस्टम में आएगी तो वो फ़ौरन से सर्विस रूटीन के पास ये वो इंटरप्ट चली जाएगी। सर्विस रूटीन ने देखना है कि अब ये इंटरप्ट किससे रिलेटेड है, देन वो सर्विस रूटीन आगे फॉरवर्ड कर देगी उस इंटरप्ट को। जिस तरह हमने प्रिंटर के लिए कोई टास्क परफॉर्म करना था तो वो कह लें कि प्रिंटिंग के लिए मैंने कमांड दे दी है, तो वो इंटरप्ट फ़ौरन से गई सर्विस रूटीन के पास। सर्विस रूटीन ने देखा कि अब ये जो इंटरप्ट है ये है प्रिंटर से रिलेटेड, तो उसने वो इंटरप्ट आगे फॉरवर्ड कर देनी है प्रिंटर को, और ये सारा फॉरवर्डिंग का या उसको एड्रेसेस असाइन करना या उस इंटरप्ट को टेबल के अंदर स्टोर करना, ये सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेसेस ऑफ इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शंस, कि जितनी सारी की सारी जो भी इंटरप्ट्स होंगी वो सारी आपकी स्टोर हो जाएंगी एक टेबल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक बात की गई है ट्रैप की। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ट्रैप और इंटरप्ट में डिफरेंस क्या है। अगर तो कोई इंटरप्ट अक्कर हो रही है हार्डवेयर के थ्रू, आपने किसी कीबोर्ड, किसी माउस, जो भी हार्डवेयर है उसके थ्रू आप किसी प्रोसेस को रोक रहे हैं या आपने इंटरप्ट किया तो वो आपका टास्क वहाँ पे पॉज हो रहा है, तो उसको आप इंटरप्ट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई इंटरप्ट अक्कर हो रही है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसको हम ट्रैप बोलेंगे, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग। अब इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए अभी बात की थी इंटरप्ट सर्विस रूटीन की, तो मेन इंटरप्ट को हैंडल कौन करेगा? बेसिकली तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जिसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोल सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द CPU बाय स्टोरिंग रजिस्टर एंड द प्रोग्राम काउंटर। अब उन्होंने कहा है कि CPU जो है वो क्या करेगा, जिस तरह आप मैंने ये पावर पॉइंट की स्लाइड को ओपन किया हुआ है, इसकी स्लाइड नंबर जो चल रही है आई थिंक सो 14 है। मैं अभी इसी स्क्रीन पे हूँ। जैसे ही मैं किसी दूसरी स्क्रीन पे मूव कर रही हूँ, इधर मैं मूव हुई हूँ, तो CPU ने क्या करना है, जो मेरी प्रीवियस स्क्रीन थी उसको उसने उसी स्टेट को स्टोर कर लेना है अपने अंदर, ताकि जब पर्सन कोई यूज़र जब वापस आए उस स्क्रीन के ऊपर उससे वही स्टेट मिले, वहाँ से कहीं आगे पीछे ना गया हो वो स्क्रीन या CPU उसको कहीं और जगह पे ना लेके जाए। तो ये देखें, अब जैसे ही मैं पावर पॉइंट पे वापस आ रही हूँ तो उसने मुझे क्या किया, वही विंडो प्रोवाइड की है। तो वो ये बात की है CPU क्या करेगा, स्टोर करेगा उसकी प्रीवियस स्टेट को जो अभी टास्क परफॉर्म हो रहा था। अच्छा, आगे बात की गई है कि इंटरप्ट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिस तरह पूलिंग है और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम है। दो सिस्टम हो सकते हैं आपके पास इंटरप्ट के लिहाज से। सबसे पहले अगर हम पूलिंग की बात करें, पूलिंग के अंदर CPU को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बल्कि CPU खुद चेक करेगा कि ये मेरी डिवाइस जो है इसके अंदर किसी भी कंपोनेंट को मेरी ज़रूरत तो नहीं है, मेरी नीड तो नहीं है, तो ये चेक करेगा CPU। इस प्रोसेस या सिस्टम को कहा जाता है पूलिंग सिस्टम। लेकिन जिस तरह आपका कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर आपके किसी प्रोसेस को आके इंटरप्ट करे, या वहाँ पे कोई नया जॉब आ जाए, नई प्रोसेस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? पूलिंग में होगा कि आपका CPU खुद चेक करेगा कि कोई इंटरप्ट अकर हो सकती है या नहीं, लेकिन वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम में क्या होगा कि जो भी डिवाइस जो है जब उसको ज़रूरत होगी CPU की, वो खुद ब खुद CPU को इंटरप्ट कर दे। ये देखें आगे एक डायग्राम दी गई है इंटरप्ट की। अगर हम
इसको एक सिंगल यूज़र, शेयर्ड सिस्टम की नहीं, सिंगल यूज़र या सिंगल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा गया है कि यूज़र जो था एक टास्क परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। अभी वो टास्क परफॉर्म कर रहा था, उससे ज़रूरत पड़ गई है आयोस की, ठीक है, आयो इंटरप्ट प्रोसेसिंग। जिस तरह अब सीपीयू ने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की, अब उसने उस रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करना है, तो वो स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए उसे ज़रूरत पड़ेगी, जारी बात है, किसी स्क्रीन की, मॉनिटर की, आयो डिवाइस की। तो अब उसने क्या करेगा, फिर उस रिक्वेस्ट हो जाएगी कि अब सीपीयू का जो टास्क परफॉर्म हो रहा था उसको इंटरप्ट कर दिया गया है, अब फ़ौरन से उसे ज़रूरत पड़ गई है स्क्रीन की, तो यहाँ पे क्या है, आयो इंटरप्ट प्रोसेसिंग हो रही है परफॉर्म। नीचे देखें आयो डिवाइसेस के बताया गया है। इंटरप्ट होने से पहले आयो जो थी वो बिल्कुल आइडल थी, मतलब स्क्रीन आइडल बैठी हुई थी, बेकार थी, वो कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर रही थी, उससे पहले सीपीयू टास्क परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आयो की उसे ज़रूरत पड़ी, सीपीयू आइडल हो गया है, अब सीपीयू कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा, बल्कि अब उसे आयो की ज़रूरत है, तो वो अब वेटिंग स्टेट पे है, ठीक है। तो इस डायग्राम का मेन मकसद क्या है कि अगर हो सकता है सीपीयू के पास एक ही टास्क है, तो वो एक टास्क को ज़रूरत है आयो की, तो मे भी वहाँ पे सीपीयू फिर आइडल हो जाए। अब ये देखें, पहले आयो डिवाइस आइडल थी, जैसे उससे रिक्वेस्ट आई, आयो डिवाइसेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफ़र डन, मतलब उसके स्क्रीन के ऊपर जो भी आउटपुट थी वो शो हो गई है, उसके बाद फिर आयो डिवाइस आइडल हो गई है। फिर आगे जाके सीपीयू को ज़रूरत पड़ी आयो की, देन फिर से आयो के पास रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट डन हुई, उसके बाद जैसे उस स्क्रीन का, उस आयो डिवाइस का काम ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे कह लेंगे फिर से आयो डिवाइस आपकी आइडल होगी, ठीक है। देन है आयो स्ट्रक्चर। आफ्टर आयो स्टार्ट, ए कंट्रोल रिटर्न्स टू यूज़र प्रोग्राम ओनली अपॉन आयो कंप्लीशन। ये पिछली डायग्राम को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वेट इंस्ट्रक्शन आइडल द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट। अब जिस तरह हमने कहा है कि सीपीयू को ज़रूरत थी स्क्रीन की, स्क्रीन अभी फ्री नहीं है, वो किसी और प्रोसेस के पास है, तो सीपीयू को वहाँ पे आइडल बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई और प्रोसेस होता तो सीपीयू ने क्या करना था, उसकी तरफ मूव हो जाना था। वेट लूप, वहाँ पे हो सकता है कि वेटिंग जो हो बार बार परफॉर्म हो रही हो, मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो किसी और प्रोसेस के पास है, लंबे अरसे के लिए गई हुई है, तो मे भी वहाँ पे सीपीयू को बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए उसे वेट करना पड़े। एट मोस्ट वन आयो रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम। देन उसके बाद आफ्टर आयो स्टार्स, कंट्रोल रिटर्न्स टू यूज़र प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आयो कंप्लीशन। सिस्टम कॉल, अच्छा यहाँ पे पहले सिस्टम कॉल की आप लोगों को बताती हूँ, एक डायग्राम होगी यहाँ पे यूज़र मोड और कर्नल मोड की, उसकी पहले हम बात कर लेते हैं, देन हम इसके ऊपर वापस आएंगे। ये देखें, यूज़र प्रोसेस और कर्नल प्रोसेस। अब बेसिकली जो मोड्स जो होते हैं, टू मोड्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इंटरफेस कह लें, यूज़र इंटरफेस कह लें, कर्नल इंटरफेस कह लें, या इसको हम सुपरवाइज़र मोड भी बोल सकते हैं। तो यूज़र प्रोसेस क्या है, या ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या यहाँ पे आपके सामने जो भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है वो क्या है, यूज़र प्रोसेस या यूज़र इंटरफेस, यूज़र मोड। लेकिन कर्नल मोड जो होगा वो हाइड किया जाएगा यूज़र से, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग है वो यूज़र से हाइड होगी, ताकि वो उसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके, उसके अलावा उसे किसी भी कम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई भी मुश्किल ना हो। उसके बाद यूज़र प्रोसेस, अब यहाँ पे डायग्राम दी गई है कि यूज़र ने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की तो वो फ़ौरन से गई सिस्टम कॉल के पास, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट कर्नल के पास नहीं गई, कर्नल के पास वो टास्क नहीं हो गया परफॉर्म होने के लिए, बल्कि
एक सिस्टम कॉल के पास गया। सिस्टम कॉल क्या है कि फंक्शन है ऐसा जिसके पास जितने भी यूज़र्स की प्रोसेसिंग या रिक्वेस्ट्स होंगी वो सिस्टम कॉल के पास जाएगी, फिर सिस्टम कॉल उसको आगे फॉरवर्ड करेगा कर्नल के पास। जिस तरह मैंने कोई रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट ओपन करके दें, तो वो फ़ौरन से रिक्वेस्ट की है सिस्टम कॉल के पास। सिस्टम कॉल ने आगे बताया है कर्नल को कि ये यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, अब आप इसको परफॉर्म करें, मतलब डॉक्यूमेंट को ओपन करके दें। तो कर्नल ने क्या किया है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके वापस उसको फॉरवर्ड कर दिया है यूज़र प्रोसेस में। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो फ़ौरन से कर्नल ने किसके साथ कम्युनिकेशन की है, सिस्टम कॉल के साथ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, यूज़र डायरेक्टली कर्नल के साथ नहीं इंटरेक्शन कर रहा, ना ही कर्नल इंटरेक्शन कर रहा है यूज़र के साथ, बल्कि इनके दरमियान में एक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, सिस्टम कॉल। ठीक है, यूज़र ने रिक्वेस्ट की तो सिस्टम कॉल को यूज़ किया, कर्नल ने रिक्वेस्ट की तो रिस्पॉन्स दिया तो सिस्टम कॉल को यूज़ किया। अब यहाँ पे आप लोगों को सामने एक बिट नज़र आ रही होगी, मोड बिट 1 मोड बिट 0। यूज़र मोड होगा तो उसकी बिट होगी 1। जैसे ही वो चेंज हो जाता है कर्नल मोड में तो वो बिट को सेट कर दिया जाता है 0 के इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम यहाँ तक की बात करें ये ग्रे बॉक्स की, जितनी देर सिस्टम कॉल के पास अभी रिक्वेस्ट आई है बिट होगी वहाँ पे 1। जैसे ही सिस्टम कॉल कर्नल के साथ कम्युनिकेशन करता है, उसको बताता है कि ये अब मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, तो कर्नल को फॉरवर्ड करेगा तो फ़ौरन से बिट जो होगी वो सेट हो जाएगी 0 पे। अगर आप लोगों को सिस्टम कॉल की या यूज़र मोड या कर्नल मोड का नहीं समझ लगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस अपने चलते हैं वही स्लाइड की तरफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सिस्टम कॉल का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सिस्टम कॉल क्या चीज़ है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट टू द OS टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर IO completion, डिवाइस स्टेटस टेबल कंटेन्स एंट्री फॉर ईच IO डिवाइस। अब उन्होंने क्या है कि मेन सिस्टम कॉल भी इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे एक डिवाइस स्टेटस टेबल भी इन्वॉल्व होगा, जिसका मेन काम क्या है कि अब डिवाइस कौन कौन सी डिवाइसेस इस टाइम पे यूज़ हो रही हैं, किसका क्या स्टेटस है, कौन सी डिवाइस किसके पास है, उसका एड्रेस नंबर क्या है, उसकी स्टेट क्या है, तो ये सारा कुछ डिवाइस स्टेटस टेबल में स्टोर होगा। और सिस्टम कॉल यहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाएगा, रिक्वेस्ट टू द OS टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर IO completion। नेक्स्ट जो है स्टोरेज ये आप लोगों ने बॉक्स जो होगा ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, या फिर 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं, ये सारा आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। उसके बाद स्टोरेज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कह लें कि आप अगर किसी भी स्टोरेज से डाटा एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, या वो स्टोरेज इस लिहाज से बनाई जाती है कि उसके एक्सेस करने के मेथड डिफरेंट होते हैं। किसी का रैंडम एक्सेस होता है, किसी का सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। जिस तरह अगर हम टेप की एग्जांपल लेते हैं, टेप एक क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस है। मतलब अगर आपने लास्ट से कोई चीज़ सुननी है तो आपको पहले सारे ट्रैक से होके जाना पड़ेगा, देन आप लास्ट वाले को सुन सकते हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस की अगर हम बात करें तो USB को आप एक रैंडम एक्सेस कह सकते हैं कि जहाँ से आपको जिस भी फोल्डर की ज़रूरत है, जिस भी फाइल की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली उसमें से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्टोरेज का हम कह सकते हैं एक्सेस मेथड इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड नंबर पे देखते हैं कि ये वोलाटाइल होती है या नॉन वोलाटाइल है। बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस जो होंगी वोलाटाइल का क्या मतलब था, वोलाटाइल का मतलब होगा कि आपने जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हुआ है तो आपकी सारी की सारी मेमोरी में से जितना भी डाटा था वो सारा रिमूव हो गया, उस मेमोरी के कंटेंट्स रिमूव हो गया। मेन इसकी एग्जांपल आप मेन मेमोरी ले सकते हैं।
जो एक वोलाटाइल मेमोरी है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज जो है डिवाइसेस जो हैं वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब यूएसबी को आप एक नॉन वोलाटाइल कह सकते हैं। आपका लैपटॉप या आपकी डिवाइस ऑफ हो रही है तो इसका इफेक्ट नहीं करेगा आपके डाटा के ऊपर। आगे हार्ड डिस्क को भी आप नॉन वोलाटाइल ही बोलेंगे। तो हार्ड डिस्क बेसिकली डिफरेंट ट्रैक्स पे मुश्तमिल होती है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, और ट्रैक्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। ट्रैक्स क्या होता है, जिस तरह एक मैंने एक सर्कल बनाया है, डिस्क एक सर्कल है, इसको डिफरेंट इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स बने होते हैं, इसको आप ट्रैक्स बोल सकते हैं। लेकिन ये जो सर्कल्स को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिस तरह एक पूरी डिस्क है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो उसके सेक्टर हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट डिस्क का बताया गया है। सॉलिड स्टेट डिस्क भी डिस्क की एक हार्ड डिस्क की एक टाइप है, लेकिन ये थोड़ी कह लें कि फास्टर है हार्ड डिस्क की निस्बत। स्टोरेज की हायरार्की की अगर हम बात करें, उसकी दर्जाबंदी की बात करें, तो हमने 3 चीज़ों को देखना है, उसकी स्पीड को, उसकी कॉस्ट को और उसकी वॉलेटिलिटी। ये हायरार्की आगे दिखाई गई है, ये देखें सारी स्टोरेज आप लोगों को दिखाई गई है, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड की, ये हायरार्की जिस तरह से बनी है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को जाएंगे इसकी स्पीड जो होती जाएगी वो ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद हम बात करें अगर कॉस्ट की, कॉस्ट की क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे कॉस्ट इसकी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसके साइज़ की बात करें, तो जैसे हम ऊपर की तरफ को मूव करेंगे तो इसका साइज़ कम होता जाएगा, स्पीड इसकी ज़्यादा होती जाएगी, एक्सेस टाइम इसका कम होगा और साइज़ भी इसका कम होगा। और वोलाटिलिटी, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगी इट्स मीन कि मैं वोलाटाइल की तरफ मूव कर रही हूँ। पहले ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सारी स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बाद मेन मेमोरी वोलाटाइल है, कैशे वोलाटाइल है, रजिस्टर वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो आपने इनकी हायरार्की को ये 3-4 चीज़ों के लिहाज से देखना है, उसकी स्पीड, उसके कॉस्ट, उसकी वोलाटिलिटी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सारी बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में तो पता होगा, मैग्नेटिक टेप्स क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, सॉलिड, मेन मेमोरी, वोलाटाइल है। उसके अलावा अगर हम कैशे की बात करें, कैशे में क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस टास्क होता है, जो रिसेंटली परफॉर्म किया गया होता है, वो कैशे में स्टोर होता है। जैसे जिस तरह आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की, उसका जो रिजल्ट था वो जाके कैशे में स्टोर होगा। अब दोबारा से आपको वही कैलकुलेशन, वही डाटा आपको दोबारा से चाहिए, आपने सीपीयू को आपने कमांड दी, पहले उसको सर्च किया जाएगा कैशे में, कैशे में अगर तो वो मिल रहा है तो उसको वहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर लिया जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ तो देन फिर वो हार्ड डिस्क से उठा के मेन मेमोरी में रखा जाएगा। ठीक है, मेन मेमोरी में क्या होता है, जो करंटली टास्क परफॉर्म हो रहा हो, और कैशे में जो रिसेंटली टास्क परफॉर्म हो चुका है वो कैशे में जाके स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कैशे के बारे में बात की गई है। लेकिन कैशे का जो होता है साइज जो होता है वो बहुत कम होता है, केबीज के फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मेन मेमोरी से भी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है कैशे की। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर्स की, मल्टी प्रोसेसिंग भी इसको बोल सकते हैं। और याद रहे कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग एक चीज़ नहीं होगी। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा कि सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन वहाँ पे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये होगा वहाँ पे मल्टी प्रोसेसर्स। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस आल्सो नॉन, आप इसको मल्टी प्रोसेसर को पैरेलल सिस्टम भी बोल सकते हैं, टाइटली कपल सिस्टम भी बोल सकते हैं।
क्योंकि ये प्रोसेसर जो होते हैं ये सारे आपस में मिल के काम परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इनकी जो मेमोरी होती है वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए इसको टाइटली कपल सिस्टम भी बोला जाता है। उन्होंने कहा इसके एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोसेसिंग के। इंक्रीज थ्रोपुट। थ्रोपुट किसको कहते हैं? एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर या फॉर एग्जांपल एक सेकंड के अंदर टोटल कितने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उसको बोला जाता है थ्रूपुट। मतलब अगर एक सेकंड के अंदर 10 टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं तो वो 10 क्या है उसकी थ्रूपुट। तो मल्टी प्रोसेसर, अब देखें अब मेरा एक सिस्टम है, इसके अंदर एक प्रोसेसर है फॉर एग्जांपल, तो वो इतना ज़्यादा स्पीडली काम नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन मुझे अगर बहुत ज़्यादा मैंने प्रोग्रामिंग परफॉर्म करनी है, मेरे टास्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा के उसको यूज़ कर सकती हूँ। देखें एक प्रोसेसर मेरा इतना ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है, अगर वहाँ पे 2 प्रोसेसर हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनका टास्क जो होगा आपस में डिवाइड हो जाएगा। जो पहले टास्क 1 सेकेंड के अंदर परफॉर्म हो रहा था अब मे बी वहाँ पर नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो। इकोनॉमी ऑफ स्केल कि वहाँ इसका जो होता है कॉस्ट भी इसकी वजह से कम हो जाती है, क्योंकि टास्क जो होते हैं आपस में डिवाइड हो जाते हैं, वहाँ पे टाइम कम लगता है और वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फिर फेस नहीं करनी पड़ती। इंक्रीज रिलायबिलिटी। अब देखें एक प्रोसेसर है, एक फेल हो गया तो मुझे कुछ भी आगे से टास्क जो होगा परफॉर्म नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो मुझे वहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट मिलता रहेगा। और फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस मीन कि अगर किसी एक में एरर अकर हो रही है तो इसका इफेक्ट किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। आगे इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। सबसे पहले है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। एसिमेट्रिक इसके अंदर क्या होगा कि ईच प्रोसेसर इज असाइंड अ स्पेशल टास्क। अब देखें कहने कि एक सिस्टम है उसके अंदर लगाए गए हैं 4 प्रोसेसर। अगर मैं वहाँ पे एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करूँगी तो वहाँ पे एक जो प्रोसेसर होगा वो एक बॉस होगा, बाकी 3 वहाँ पे क्या होंगे उस बॉस के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एक प्रोसेसर ने बताना है कि ये टास्क है और उसने प्रोसेसर 1 को बताना है कि आपका टास्क इतना है, प्रोसेसर 2 को बताना है आपने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, मतलब प्रिंटिंग का आपने टास्क परफॉर्म करना है। एक को बता दिया कि वीडियो से रिलेटेड आपने टास्क परफॉर्म करना है, एक को बता दिया कि कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका टास्क है। तो ये क्या सारा ऑर्डर दिया है बॉस ने। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो वहाँ पे कोई भी बॉस नहीं होगा, सारे पीयर्स होंगे। एक टास्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा और सब जो होंगे अपना अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे कोई भी किसी को ऑर्डर नहीं देगा। ये देखें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। अब सिमेट्री के अंदर सीपीयू ये एक है, दूसरा है, ये तीसरा है, इसके अंदर इनके अपने रजिस्टर्स हैं, कैश हैं, लेकिन ये सब क्या है मेमोरी अपनी एक ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, सबके इक्विवेलेंट राइट्स हैं, सब अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और इसलिए इसको टाइटली कपल भी बोला जाता है कि ये सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इनके ऊपर कोई एक और सीपीयू होता और वो इन सब को ऑर्डर कर रहा होता तो देन फिर इसको हमने बोलना था एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद अगर तो किसी सिस्टम के अंदर एक सिंगल प्रोसेसर को यूज़ किया जा रहा है, मतलब उसकी चिप के ऊपर एक सिंगल प्रोसेसर है तो उसको हम सिंगल कोर बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर, उस चिप के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं तो उसको मल्टी कोर बोला जाता है। अगर वहाँ पे 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं चिप के ऊपर तो उसको डुअल कोर बोला जाता है। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हम उसको मल्टी कोर बोल सकते हैं। जिस तरह ये पिछले वाली डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ये एक डुअल कोर डिज़ाइन है। अच्छा, उसके बाद आता है क्लस्टर सिस्टम। अब क्लस्टर सिस्टम जिस तरह मल्टी प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर लगाए थे, इसी तरह क्लस्टर की अगर हम बात करें
यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें होंगी। मल्टी प्रोसेसर यहाँ पे नहीं होंगे बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स होंगे। मेन यहाँ पे टास्क क्या है इनका कि एक हमारे पास कह लें कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट सिस्टम्स में कि एक का काम है कि लाहौर का जो भी टास्क है वो उसने परफॉर्म करना है। मतलब अगर नादरा है तो नादरा का हम कह लें कि डिफरेंट ब्रांचेज हैं, हर एक का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क है, किसने इतने एरिया को कवर करना है। तो वहाँ पे हो सकता है सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसर्स भी इन्वॉल्व हों, लेकिन जब एक सिस्टम को मल्टीपल सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम क्लस्टर सिस्टम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी आगे इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। एसिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, हैज़ वन मशीन इन हॉट स्टैंड बाय मोड। एसिमेट्रिक जिस तरह हमने पिछले के अंदर भी देखा था, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर एक बॉस था, वही सेम इसकी भी चीज़ है कि यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स होंगे, अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी मशीन होगी जिसका कोई भी टास्क नहीं होगा बल्कि वो आइडल बैठी होगी, बाकी सबको जस्ट उसका टास्क है मॉनिटर करना। लेकिन बाकी सिस्टम में से अगर कोई सिस्टम या कोई एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है, वो काम नहीं परफॉर्म कर रही, तो वो एक हॉट स्टैंड बाय मोड जो था, जो वो मशीन थी, वो उसकी जगह पे काम करेगी। मतलब हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ रखी हुई है, अगर कोई मशीन ख़राब होती है तो वो उसकी जगह पे यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या है, सबके इक्वल राइट्स होंगे, सब टास्क परफॉर्म करेंगे। मतलब टू सिस्टम हमने रखे हुए हैं, टू में से अगर एक ख़राब होता है तो वो दूसरे का भी काम परफॉर्म करेगा। ये जिस तरह आगे शो हो रहा है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हमने मल्टी प्रोसेसिंग की बात की, छोटी छोटी टर्म्स है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो आगे आपको हमने पढ़नी भी है डिटेल में। मल्टी प्रोसेसिंग का आप लोगों को पता चल गया। अब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की पहले मैंने डेफिनेशन जिस तरह बताई थी कि जब हम एक प्रोग्राम या सेम टाइम पे हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बैच सिस्टम की बात की गई है। मल्टी प्रोग्रामिंग से पहले था बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में क्या था, वहाँ पे आप सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते थे, बल्कि अगर मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, चाहे वो 2 घंटे की है, तो सारी की सारी मुझे एक ही वक्त में परफॉर्म करनी पड़ेगी। बैच सिस्टम में ये होता था कि डाटा जो होता था वो पंच कार्ड के ऊपर इंसर्ट करके आगे दे दिया जाता था सिस्टम को, और सारी की सारी इनपुट एक ही बात दी जाती थी। मे भी उसके अंदर एरर भी एक हो सकती है कि जब इतना ज़्यादा हम डाटा इकट्ठा एक टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर के भी चांसेस हैं, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेस जॉब्स, सो सीपीयू ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, मल्टीपल प्रोसेस होंगे, तो उसमें से एक को सीपीयू जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। बाकी जो उन्होंने कहा सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स इन सिस्टम इन कैप्ट इन मेमोरी, एक जॉब जो होगी वो एग्जीक्यूट हो रही होगी, बाकी जो होंगे सारी जॉब्स उनको स्टोर कर लिया जाएगा, जिसको हम जॉब पूल बोलते हैं, जहाँ पे सारी की सारी ये जॉब स्टोर होती है। वन जॉब सिलेक्टेड, उन सारी जॉब में से एक जॉब को सिलेक्ट करते हैं। किसके थ्रू सिलेक्ट करते हैं, जॉब शेड्यूलिंग के थ्रू। जॉब शेड्यूलिंग क्या है, ये बेसिकली डिफरेंट एल्गोरिदम्स है जिसकी बेस पर सीपीयू डिसाइड करता है कि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स में से अब मैंने किसको परफॉर्म करना है। तो ये आगे फर्दर हमने ये एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं जॉब शेड्यूलिंग के, जिसमें से एक की एग्जांपल हम ले लेते हैं। जिस तरह एक एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब 5 जॉब्स हैं, उनमें से सीपीयू देखेगा, अगर उसने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एल्गोरिदम अप्लाई किया हुआ है, वो ये देखेगा कि इनमें से सबसे कम ड्यूरेशन किस जॉब का है। एक 5 सेकंड की थी, एक 2 की थी, एक 1 की थी, तो उसने देख लिया सबसे थोड़ा किसका ड्यूरेशन था, जो सबसे थोड़ा होगा उस जॉब को वो पहले
रन कर देगा, देन इसी तरह वो सारी जॉब्स को देखता जाएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा। टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, यहाँ पे बात की गई है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो वो क्या है, टाइम शेयरिंग भी होगा, मतलब पूरे का पूरा टाइम जो होगा वो सिर्फ एक को नहीं दिया जाएगा बल्कि सब में वो टाइम डिवाइड होगा और एक जॉब से, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच होते जाएंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम जो होना चाहिए 1 सेकंड से कम होना चाहिए। Each user has at least one program executing in memory. If several jobs ready to run at the same time, अगर वहाँ पे मल्टीपल जॉब्स हैं तो वहाँ पे CPU शेड्यूलिंग को अप्लाई किया जाए। अगर बात की गई है कि मेमोरी के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि सारी की सारी जॉब्स उसके अंदर फिट हो सकें, तो उसको फिर हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क में से कुछ पार्ट ले लिया जाता है एज अ वर्चुअल मेमोरी के तौर पर। तो जो बाकी जॉब्स रह जाती हैं उसको हम स्टोर कर देते हैं वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैपिंग। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेमोरी थी 1 MB की, लेकिन हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो 2 MB के हो गए हैं, मतलब ज़्यादा प्रोसेस आ गए हैं। तो 1 MB तक जितने प्रोसेस आ रहे हैं वो तो मेमोरी में स्टोर हो जाएं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन से क्या करे, हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट, कुछ स्पेस उससे ले ले और उसको एज अ वर्चुअल मेमोरी बना दे और बाकी जॉब्स जो हों वो हार्ड डिस्क के ऊपर, उस वर्चुअल मेमोरी के ऊपर स्टोर कर दें। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वैपिंग। ठीक है, और आगे फर्दर इसमें आता है स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट। जब कोई डाटा स्टोर होगा वर्चुअल मेमोरी में तो उसको हम स्वैपिंग इन कह देंगे। जब वहाँ से वर्चुअल मेमोरी से डाटा मेन मेमोरी उठा लेगी तो उसको स्वैपिंग आउट कह देंगे। वर्चुअल मेमोरी की आगे नीचे बताया गया। ये देखें सामने आप लोगों को नज़र आ रही है जॉब 1 जॉब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे 4 जॉब है। ये बात याद रखनी है, अगर मैं जॉब कह रही हूँ तो इट्स मीन प्रोसेस, यहाँ बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखें 4 जॉब्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है, तो उसने इसमें से डिसाइड करना है कि अब उसने किस जॉब को परफॉर्म करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस इंटरप्ट ड्राइवन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे इंटरप्ट या ट्रैप अक्कर हो तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर रहा हो, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्राइवन होना चाहिए कि अगर कोई नई जॉब आ जाती है तो वो पिछली वाले को इंटरप्ट कर रही है तो वो उसको एक्सेप्ट करे और जो भी एल्गोरिदम की बिना पर उस जॉब को आया कोई उसने चलाना है या उसको अभी वेटिंग स्टेट पे रखना है। अच्छा, डुअल मोड की पहले हमने बात की थी। डुअल मोड जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है डुअल मोड के अंदर यूज़र मोड आएगा और कर्नल मोड। यूज़र मोड की बिट जो होगी वो 1 होगी और कर्नल मोड क्या होगी 0। कर्नल मोड को हम प्रीव्यू मोड भी बोल सकते हैं, उसके अलावा सुपरवाइज़र मोड भी बोल सकते हैं, जिस तरह हमने पहले डायग्राम को एक डिस्कस किया था। जिस तरह ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड, यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो किस फंक्शन के पास जाएगी, सिस्टम कॉल के पास। सिस्टम कॉल ने आगे वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना है कर्नल को, मतलब यूज़र और कर्नल आपस में डायरेक्टली तौर पर इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बल्कि यूज़र का कोड भी हाइड रखा गया है कर्नल से और कर्नल का कोड भी हाइड रखा गया है यूज़र से, बल्कि इनके दरमियान इंटरेक्शन करवा रहा है सिस्टम कॉल। रिक्वेस्ट होगी यूज़र से कर्नल तक सिस्टम कॉल के थ्रू, रिस्पॉन्स अगर कर्नल ने देना है तो वो भी सिस्टम कॉल के थ्रू यूज़र तक जाएगा। ये आप लोगों ने बिट्स देख लेनी है किसकी क्या है। चलें जी, नेक्स्ट अब प्रोसेस मैनेजमेंट जो हम अपना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।